हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने फैक्टर अबंडेंस भी समझ लिया, फैक्टर इंटेंसिटी भी समझ लिया। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर अबंडेंस एंड शेप ऑफ प्रोडक्शन फ्रंटियर समझेंगे एंड एचओ थ्योरी क्या है वो समझेंगे। सिंस नेशन 2 इज़ कैपिटल अबंडेंट नेशन एंड 5 इज़ कैपिटल इंटेंसिव, हमने देख लिया है कि जो नेशन 2 है वो कैपिटल अबंडेंट है, राइट। हमने फैक्टर इंटेंसिटी में देख लिया कि नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट है एंड कमोडिटी वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। ये दोनों जो कंक्लूजन निकले थे वो पिछले 2 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने फैक्टर इंटेंसिटी एंड फैक्टर अबंडेंस देखा है। नेशन 2 कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर ऑफ कमोडिटी वाई, क्योंकि वाई कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब वाई को कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज़्यादा चाहिए कैपिटल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल कंपेयर टू एक्स। और वाई ज़्यादा कहाँ पे है? वाई ज़्यादा नेशन 2 में है, तो नेशन 2 रिलेटिवली एक्स के रिलेशन में वाई ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड नेशन 1 इज़ लेबर अबंडेंट नेशन एंड कमोडिटी एक्स इज़ लेबर इंटेंसिव commodity. Nation 1 will produce relatively more of commodity X than Nation 2. तो जो नेशन 1 है वो रिलेशन में रिलेटिवली ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लेबर ज़्यादा नेशन 1 में है और X जो है कमोडिटी उसमें वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें लेबर ज़्यादा चाहिए, तो X कमोडिटी नेशन 1 में प्रोड्यूस होगा। This gives a production frontier for Nation 1 that is relatively flatter and wider than production frontier of Nation 2. तो इस वजह से, क्योंकि नेशन 1 में आप ज़्यादा, अगर मैं इसे प्लॉट करूँ, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो x ज़्यादा बना पा रहा है, y कम बना पा रहा है नेशन 1, तो फ्लैटर कर्व होगा नेशन 1 का। नेशन 2 y ज़्यादा बना पा रहा है, x कम बना पा रहा है, तो नेशन 2 का थोड़ा स्टीपर होगा कर्व। अगर हम एक्स कमोडिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि मैं अगर जो एक्स कमोडिटी है वो यहाँ पे डालूँ और वाई कमोडिटी यहाँ पे डालूँ, यूजुअली हम वही लेते हैं, एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई ऑन वर्टिकल एक्सिस। बट आपको ध्यान भी देना है, अगर कुछ MCQ या ऐसे आ गया कि x हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो उस सिचुएशन में नेशन 1 का प्रोडक्शन फ्रंटियर ऐसे होगा, नेशन 2 का ऐसे होगा। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि कौन से एक्सिस पे कौन सी कमोडिटी हमने ली है। In figure 5.2 we have plotted production frontier of 1 and 2 on same set of axis, मतलब x पे x commodity, y पे y commodity. Since nation 1 is labor abundant, nation and commodity x is labor intensive, nation 1 production frontier is skewed towards the horizontal axis. horizontal axis की तरफ nation 1 का जो प्रोडक्शन फ्रंटियर है वो ज़्यादा स्क्यूड है, ज़्यादा वहाँ पे इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी एक्स का प्रोड्यूस हो रहा है, विच मेजर्स कमोडिटी एक्स। ऑन द अदर हैंड, सिंस Nation 2 is a capital abundant nation and commodity Y is capital intensive commodity, Nation 2's production frontier is skewed towards vertical axis, major commodity Y. Same thing, the production frontier are plotted on the same set of axes so that the difference in their shape is more clearly evident, and because this will facilitate the illustration of HO model in section 5.4c. सेम सेट ऑफ एक्सिस पे ही, मतलब एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस पे और वाई कमोडिटी वाई एक्सिस पे ही लिया है, बिकॉज कि उनको एचओ थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, जो कि 5.4 में वो एक्सप्लेन करेंगे। बाकी दोनों चीज़ें वो केस स्टडीज़ के बारे में बोल रहे हैं, यू कैन रीड इट। वील मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट द थ्योरी सेज। हैविंग क्लैरिफाइड द मीनिंग ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर अबंडेंस, we are now ready to present the HO theory.
फैक्टर एंडाउमेंट्स एंड एचओ थियोरी किसने दी थी? फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड एचओ थियोरी किसने दी थी. हेक्स्टर एंड ओलिन दोनों ने मिलके नहीं दी थी. इन 1919 एली हेक्स्टर स्वीडिश इकोनॉमिस्ट पब्लिश an article titled Effect of Foreign Trade on Distribution of Income. सो हेक्स्टर जो थे उन्होंने 1919 जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था इफ़ेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि फॉरेन ट्रेड का इफ़ेक्ट क्या होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे. जो मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. मीनिंग कि पुअर के पास कितना है, रिच के पास कितना अवेलेबल इनकम है. इन विच ही प्रेजेंटेड आउटलाइन ऑफ व्हाट वाज टू बिकम द मॉडर्न थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो वहाँ पे उन्होंने फुल्ली थियोरी दी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ आउटलाइन प्रेजेंट किया था जो अब जाके मॉडर्न थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें मिला है. सिर्फ उन्होंने आउटलाइन दिया था कि ऐसे होना चाहिए. इन डेप्थ फिर बाद में आया. The article went largely unnoticed over 10 years until Bertil Ohlin, another Swedish economist and former student of Heckscher. तो 10 साल तक वो आर्टिकल पे इतना फोकस नहीं किया गया था और उस पर्टिकुलर थियोरी पे या आउटलाइन पे इतना फोकस नहीं था. until 10 years के बाद जो बर्टिल ओलिन थे उन्होंने वो भी स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, वो स्टूडेंट थे हेक्स्टर के, एली हेक्स्टर के, और उन्होंने उसको जो हेक्स्टर ने आउटलाइन दिया था उसको और अच्छे से डिटेल में क्लैरिफाई किया, थियोरी में उसे पब्लिश किया. 1933 में उसे पब्लिश किया फेमस बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तो उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने पब्लिश किया. We will discuss only Ohlin's work since it incorporates all that Heckscher had said in his article and much more. तो इन्होंने हेक्स्टर ने क्या दिया, ओलिन ने क्या दिया, अलग अलग नहीं, वो ओलिन ने क्या दिया वही बताएंगे, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली हेक्स्टर ने जो दिया वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है. However, since the essence of the model was first introduced by Heckscher, due credit is given to him by calling the theory HO theory. Olin, for his part, shared with James Madey the 1977 Nobel Prize in Economics for his work in international. So, उन्होंने क्योंकि हेक्स्टर ने एक बेस क्रिएट किया था इस थियोरी के लिए, तो उनको क्रेडिट देने के लिए ये जो थियोरी है उसे हम हेक्स्टर ओलिन थियोरी बोलते हैं. एंड ओलिन ने जो इंटरनेशनल ट्रेड पे अपना काम किया था तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1977 में फॉर हिज वर्क इन इंटरनेशनल ट्रेड. एंड उसी साल जेम्स मेडे को भी नोबेल प्राइज़ मिला था. Heckscher-Ohlin theory can be presented in a nutshell in form of two theorems. तो Heckscher-Ohlin theory जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरम से एक्सप्लेन किया गया है. HO theorem which deals with and predicts the pattern of trade, and factor price equalization theorem which deals with effect of international trade on factor price. तो दो थ्योरम से एक्सप्लेन किया है. एक थ्योरम है जो सिंपल HO थ्योरम है जो आपको बताता है कि पैटर्न ऑफ ट्रेड कैसे होना चाहिए, आप प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हैं पैटर्न ऑफ ट्रेड को. और दूसरा है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम जो बताता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बेनिफिशियल है, तो उसका असर फैक्टर प्राइसेस पे क्या होगा. Factor price equalization theorem will be discussed in 5.5. In this section, we present and discuss HO theorem. We begin with statement of the theorem and briefly explain its meaning. ठीक है, HO theorem क्या है. Starting with assumption presented in 5.2, जितने भी assumptions थे अच्छे से उसको consider करके we state that Heckscher-Ohlin theorem as follows. Nation will export the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively abundant and cheap factor, and import the commodity whose production require intensive use of nation's relatively scarce and expensive factor.
सो ये स्टेटमेंट समझते हैं पहले, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ऑब्वियस जो लॉजिक है वही होगा। अगर हमने अब तक यही देखा कि जो एक्स कमोडिटी है वो एक्स कमोडिटी जो है वो लेबर इंटेंसिव है और जो नेशन 1 है वो लेबर अबंडेंट है। तो ऑब्वियसली नेशन 1 क्या एक्सपोर्ट करेगा? वो एक्सपोर्ट करेगा वो कमोडिटी जिसमें उसका अबंडेंट फैक्टर का इंटेंसिव यूज़ हो। सेंटेंस क्या है? नेशन 1 उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा जिसमें उसका अबंडेंट फैक्टर का मतलब लेबर जिसमें अबंडेंट है वो फैक्टर का इंटेंसिव यूज़ हो। यानी लेबर का जिस कमोडिटी में इंटेंसिव यूज़ हो, यानी एक्स कमोडिटी, वो एक्सपोर्ट करेगा। एंड वो इंपोर्ट ऑब्वियसली कौन सा करेगा? वो कमोडिटी जिसमें उसका स्केर्स रिसोर्स यूज़ हो और काफ़ी एक्सपेंसिव हो। उसका जो नेशन है वहाँ पे वो जो रिसोर्स है, कैपिटल है या लेबर है, वो बहुत स्केर्स हो। और स्केर्स यानी एक तरफ अबंडेंट होता है कि बहुत सारा अवेलेबल है लेबर, कैपिटल कम है। स्केर्स यानी कम अवेलेबल होना, बहुत रेयरली होना। तो स्केर्स हो और जहाँ पे वो एक्सपेंसिव हो। तो एक्सपोर्ट उसको करेगा जो अबंडेंट है और चीप है, एंड इंपोर्ट वो करेगा जो स्केर्स है और एक्सपेंसिव है। जो कमोडिटी स्केर्स और एक्सपेंसिव, इनपुट इंटेंसिव हो। तो अब स्टेटमेंट समझते हैं, ये लॉजिकल है ना। एक्स अगर लेबर इंटेंसिव है और नेशन 1 जो है वो लेबर अबंडेंट है, तो ऑब्वियसली नेशन 1 जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी यानी एक्स जो है उसको एक्सपोर्ट करेगा और वाई को इंपोर्ट करेगा, एंड अदर वे राउंड, वाइस वर्सा नेशन 2 के लिए होगा। Nation will export the commodity whose production requires intensive use of nation's relative abundant and cheap factor। वो commodity एक्सपोर्ट करेगा जिसमें इंटेंसिव यूज़ हो रहा है किसका? उस नेशन के रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर या चीप फैक्टर का। इंपोर्ट करेगा उल्टा इंटेंसिव यूज़ जिसका स्केर्स है, जिसका रिलेटिवली जो कमोडिटी जिसका प्रोडक्शन में स्केर्स यूज़ हो रहा है इनपुट वो, एंड एक्सपेंसिव जो फैक्टर है बहुत, यानी वो कमोडिटी इंपोर्ट करेगा जिसमें उस नेशन का स्केर्स फैक्टर यूज़ हो रहा है जो कि एक्सपेंसिव फैक्टर भी है। In short, relatively labor-rich nation exports relatively labor-intensive commodity and imports relatively capital-intensive commodity. In terms of our previous discussion, this means nation 1 क्या export कर रहा है? commodity X, because commodity X labor-intensive commodity है, labor is relatively abundant and cheap factor in nation 1. nation 2 क्या export करेगा? Y, import क्या करेगा? X. वही चीज़ यहाँ पे given है। Of all the possible reasons for differences in relative commodity prices and comparative advantage among nations, HO theorem isolates the difference in relative factor abundance or factor endowments among nations as basic cause or determinant of comparative advantage and international trade। तो पहले जितने भी हमने थ्योरम्स किए उसमें हमने थ्योरी किए उसमें हमने यही देखे कि कंपैरेटिव एडवांटेज बेस्ड है रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस पे। बट यहाँ पे एचओ थ्योरी अबंडेंस, फैक्टर अबंडेंस या फैक्टर एंडाउमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहा है और उसको कॉज मान रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज का। फॉर दिस रीज़न एचओ मॉडल इज ऑफन रेफर्ड टू एज फैक्टर प्रपोर्शन या फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। इसी वजह से हम इसको फैक्टर प्रपोर्शन, क्योंकि कितना प्रपोर्शन कौन से फैक्टर का कितना प्रपोर्शन ज़्यादा है किस नेशन पे, उस पर डिपेंड कर रहा है।
और फैक्टर एंडाउमेंट थियोरी भी कहते हैं. That is, each nation specializes in the production and export of commodity intensive in its relative abundant and cheap factor, and imports the commodity intensive and relatively scarce and expensive factor. See, I would tell you one thing कि आप कोई भी अगर रेफरेंस बुक लेते हो तो उसमें है ना कंटेंट ऐसे ही होता है कि फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में हो जाता है. आगे सिर्फ उसी चीज़ को अलग तरीके से बोलते हैं. सो ये चीज़ ऑलरेडी 3 बार अब तक पूरे इस 3 पैराग्राफ्स में 3 बार ये चीज़ ऑलरेडी बोली गई है. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा. दस HO थियोरी सी अगेन आया. HO थियोरी एक्सप्लेन्स कंपैरेटिव एडवांटेज रादर देन अज्यूमिंग इट. तो पहले जितने भी थे उन्होंने अज्यूम कर दिया कि कंपैरेटिव एडवांटेज इसमें है, अज्यूम करते, लेकिन इधर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कंपैरेटिव एडवांटेज होता क्या है और किस में होगा. In other words, HO theory postulates that the difference in relative factor abundance and price is the cause of pre-trade difference in relative commodity prices. अच्छा, वहाँ पे उन्होंने बोला पहले कि जो डिफरेंस इन रिलेटिव प्राइस है उस वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज पता चलता है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने इन डेप्थ जाके ये भी बोला कि जो डिफरेंसेस इन रिलेटिव प्राइस हो रहा है वो क्यों हो रहा है. वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि फैक्टर एंडाउमेंट या फैक्टर अबंडेंस के वजह से हो रहा है. तो उन्होंने इन डेप्थ जाके उसका भी कॉज बताया. This difference in relative factor and relative commodity prices is then translated into difference in absolute factor and commodity price between two nations. इससे हमें प्राइस का डिफरेंस पता चलता है. It is the difference in absolute commodity price in the two nation that is immediate cause of trade. तो सी इसका मतलब क्या है कि दिस डिफरेंस इन्होंने क्या दिया, HO थियोरी ने दिया है कि रिलेटिव फैक्टर अबंडेंस एंड प्राइस इज द कॉजेस. यानी रिलेटिवली दो अलग अलग चीज़ें, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. रिलेटिव मतलब एज कंपेयर टू एक्स कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, या एक्स कंपेयर टू वाई या एक्स कितना उसका प्राइस है. सो PX/PY हम जो लेते हैं या X/Y जो लेते हैं, कैपिटल बाय लेबर जो लेते हैं, वो रिलेटिव वैल्यूज़ होते हैं कि लेबर के कंपैरिजन में कैपिटल कितना है, या प्राइस ऑफ वाई के कंपैरिजन में प्राइस ऑफ एक्स कितना है. तो वही उन्होंने HO थियोरी में वही एक्सप्लेन किया है कि वो कॉज है किसका, प्री ट्रेड डिफरेंस जो होता है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस में. हमने पहले देखा कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो प्री ट्रेड है अगर उसमें डिफरेंस होगा तो ट्रेड होने बेनिफिशियल होने का चांसेस है और तो ट्रेड अच्छे से हो पाएगा दो नेशन के बीच में. तो वो उसका कॉज क्या है, उसका कॉज ये है कि रिलेटिव फैक्टर अबंडेंस एंड प्राइस जो है वो उसका कॉज है. ये जो रिलेटिव फैक्टर में डिफरेंसेस है एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस में जो डिफरेंस उसके बाद पता चलता है. सी यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ पे भी प्राइस है. इस प्राइस का मतलब है फैक्टर प्राइस, यानी वेजेस एंड रेंट जो था W/R/W. यहाँ पे जो प्राइस की बात हो रही है वो PX/PY कमोडिटी की प्राइस की बात हो रही है. सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. उन्होंने क्या बोला कि जो HO थियोरी में क्या पता चला कि जो K/L में डिफरेंस है या R/W में डिफरेंस है, उस वजह से PX/PY में डिफरेंस होता है. अब तक हमने HO थियोरी के पहले इसको देखा था कि PX/PY में डिफरेंस होता है, प्री ट्रेड कमोडिटी प्राइसेस में डिफरेंस होता है. जो याद होगा आपको कि 1/4 1 था एंड देन वो 1/4 और 4 था, देन वो 1 पे आता है. 1 पे वो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड करता है, इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस हो जाता है. लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका कॉज ये है K/L में डिफरेंस एंड R/W में डिफरेंस दो नेशन के बीच में, वो HO थियोरी ने बताया. यही चीज़ इस सेंटेंस में बताई गई है. आपको समझना है कि रिलेटिव फैक्टर प्राइस क्या है और रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या है. दिस डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर
and relative commodity price is then translated into difference in absolute factor and commodity price between two nation. इस relative को लेकर then हम difference देखेंगे absolute terms में. कैपिटल इन एब्सोल्यूट कितना यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है एब्सोल्यूट का, तो उस बेसिस पे देन डिफरेंस देखा जाएगा. वो 2.4D में एक्सप्लेन किया गया है. मतलब उसका आउटलाइन 2.4D में था. इट इज़ दिस डिफरेंस इन एब्सोल्यूट कमोडिटी प्राइसेस इन द टू नेशंस दैट इज़ इमीडिएट कॉज ऑफ ट्रेड. इस वजह से अब मैं ये भी आपको समझा देती हूँ, इन दोनों के वजह से हमें डिफरेंस इन px, सिर्फ px में लिख रही हूँ, प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y पता चलता है. एंड इन दोनों के ही वजह से डिफरेंस इन r एंड w है, हाँ w पता चलता है. आई एम नॉट राइटिंग r अपॉन w, r सिर्फ लिख रही हूँ, w सिर्फ लिख रही हूँ. और हमने ये कहाँ पे लिया था, हमने जो कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी. वो कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी है, रिकार्डो ने जो दिया था उसमें है. तो उसमें हमने px एंड py, हमने क्लॉथ एंड जिनको पता है, जिन्होंने वो वीडियो देखा है, हमने क्लॉथ एंड वीट लिया था, प्राइस ऑफ वीट एंड प्राइस ऑफ क्लॉथ, एंड देन उसको कंपेयर करके हमने कंपैरेटिव एडवांटेज देखा था. किस में है, दो नेशन थे, यूएस एंड यूके था, उसको कंसिडर करके हमने एक्सप्लेन किया. तो ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, एचओ थियोरी. हमने अब तक क्या देखा, हमने इसको सेपरेटली देखा था. px बाय py में डिफरेंस होने के वजह से r और w में डिफरेंस का कुछ नहीं था. हमने देखा था px और py में डिफरेंस होने के वजह से, जो कि था वीट एंड क्लॉथ यूएस एंड यूके में, उसके वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज होता है. फिर जो थियोरीज थे उन्होंने बोला नहीं, रिलेटिव जो प्राइसेस होते हैं उस वजह से दैट इज़ द कॉज ऑफ द ट्रेड. देन एचओ थियोरी क्या बोल रहा है, ठीक है ये दोनों चीज़ें सही है, लेकिन px बाय py को डिटरमाइन, px बाय py का कॉज क्या है, वो ये है. क्यों relative difference in prices आता है, वो relative difference in k by l, that is relative difference in factor, endowment and relative difference in factor prices के वजह से relative difference in price में आ जाता है, commodity price में. और इन दोनों के वजह से आपको ये px absolute प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिलता है, और उस वजह से दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ बेनिफिशियल ट्रेड. और ये जो है, ये जो डिफरेंस इन एब्सोल्यूट जो विथ मनी वाला था 2.4D में, वो इमीडिएट कॉज है ट्रेड का. जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. आपको अगर ये क्लियरली समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में अब तो आ गया होगा एचओ थ्योरी, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाए. एंड यस, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कैसे लगा वीडियो. थैंक यू.